तो हर 60 सेकंड में वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो 60 सेकंड क्या हो गया, उसका पीरियड हो गया। तो पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो पीरियड जो है कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, तो पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम होता है, टाइम। क्लियर है, तो पीरियड इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल टी। तो डायमेंशंस ऑफ पीरियड आर m0 l0 t टू द पावर 1। 35 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 35 है फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड। कितनी ऑब्वियस बात है, अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है तो कम बार घूमेगा या ज्यादा बार, कम बार, बिकॉज धीरे धीरे घूम रहा है ना, तो धीरे धीरे घूम रहा है तो कम रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। जैसे मिनट हैंड और सेकंड हैंड, तो मिनट हैंड घूमने के लिए ज्यादा टाइम लेता है, मतलब मिनट हैंड का पीरियड ज्यादा है। जिसका पीरियड ज्यादा है वो धीरे धीरे घूमेगा और कम बार घूमेगा। मतलब जिसका पीरियड ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका पीरियड ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका पीरियड ज्यादा। तो रिलेशन कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय पीरियड। ओके, सो यूनिट के टाइम क्या होगा, 1 बाय सेकंड, मतलब पर सेकंड, और पर सेकंड को क्या बोला जाता है, हर्ट्ज। क्या बोला जाता है, हर्ट्ज। तो क्या आएगा, डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू m0 l0 t टू द पावर -1। सही है कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या होंगे, t टू द पावर -1, पीरियड के t टू द पावर 1, फ्रीक्वेंसी के t टू द पावर -1। बता भाई, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो पहले प्लैंक्स कांस्टेंट निपटा लेते हैं। 36 याद रख बेटा, ये आएगा देखो वेव ऑप्टिक्स में या ऑप्टिक्स सेक्शन में। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्लैंक, ध्यान से सुनो। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्लैंक। इस साइंटिस्ट का क्या कहना था कि लाइट इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी। ईच बंडल इज कॉल्ड एज क्वांटम। Each bundle is called as quantum. तो energy of this quantum is directly proportional to frequency. Energy of this quantum is directly proportional to frequency. तो next step में यहाँ एक constant आ जाएगा, इस constant को बोला जाएगा Planck's constant. कौन सा constant? Planck's constant. Planck's constant का symbol होता है H. बात समझाएगी नहीं? तो क्या आएगा, E is equal to HF आएगा। E is equal to HF. तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाय F। E मतलब एनर्जी, एलिफेंट नहीं, E मतलब एनर्जी, और 1 बाय फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पीरियड। तो E इंटू टी लिख ले, E इंटू टी। तो डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल एनर्जी के डायमेंशन m1 l2 t-2, टाइम के डायमेंशंस t1। तो 1 - 2 इज -1, तो क्या आ गया, m1 l2 t-1। अब ध्यान से अगर देखेगा, यही तेरे एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन, यही तेरे एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन है। तो याद रखना बेटा, डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर सेम। क्लियर है। अब सवाल देखो, रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट, ऊपर प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नीचे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऊपर प्लैंक्स कांस्टेंट, नीचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन कितने, m1 l2 t-1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब m1 l2। तो ये l2 l2 कैंसिल, m1 m1 कैंसिल, क्या आया, t टू द पावर -1। बताइए किसके यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा ऑप्शन, ये क्लियर है। तो वेलोसिटी, डायमेंशन, टाइम, ये सब आता है आपको। ओके, ठीक है। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशंस। नीचे दिए गए में से किसके पास डायमेंशन नहीं। मेरी बात सुन बेटा, वेट मतलब mg होता है और यही फोर्स होता है। ओके, क्या पूछ रहा है, डज नॉट हैव, नॉट डज नॉट हैव डायमेंशंस ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के डायमेंशन नहीं होने चाहिए। तो इसके पास तो फोर्स के ही है, इसके पास तो फोर्स के ही है। उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट, ध्यान से देख बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट समझाया था, पर यूनिट लेंथ।
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मानता है कि नहीं? और पोटेंशियल मतलब सर वर्क पर यूनिट चार्ज, सही है ना? पोटेंशियल मतलब वर्क बाय चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, डिवाइडेड बाय लेंथ। अब इसमें चार्ज है ना, तो चार्ज है मतलब क्या आएगा फिर? करंट आएगा। फोर्स में करंट होता है क्या? नहीं। तो इसके पास ना फोर्स के डायमेंशन हो ही नहीं सकते, मतलब तुम्हारा जवाब क्या रहेगा? यही रहेगा। ओके अच्छा, बाकी कैलकुलेट करके देख ले। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। अरे याद है कि नहीं? NLM 2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 2 क्लास 9 में पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। क्लियर है? तो ये भी फोर्स है। अच्छा इसकी बात करेंगे, एनर्जी ग्रेडियंट। एनर्जी ग्रेडियंट मतलब एनर्जी बाय लेंथ, मानता है कि नहीं? एनर्जी को क्या लिखेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय लेंथ। बेटा डिस्प्लेसमेंट और लेंथ डायमेंशनली कैंसिल, तो बचा क्या? फोर्स। एनर्जी ग्रेडियंट इज नथिंग बट फोर्स। क्लियर है? तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो कौन नहीं है? ये। तो यही तेरा जवाब होगा। क्लियर है? ओके उसके बाद ये देख, पढ़ विच ऑफ द, ठीक है ये बाद में आएगा, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट ये, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ो और इसका जवाब दो। डायमेंशनलेस क्वांटिटी may have unit, एग्जाम्पल प्लेन एंगल एंड सॉलिड है। तो डायमेंशन नहीं मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि उसके पास यूनिट नहीं होना चाहिए, डायमेंशन ना होने के बावजूद भी यूनिट हो सकता है। लेकिन अगर यूनिट नहीं है तो 102% उसके पास डायमेंशंस नहीं है। क्लियर है? ये बताओ, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्वांटिटी ही यूनिटलेस है, डज नॉट एग्जिस्ट। गलत हो सकता है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। ऑलवेज हैव नॉन जीरो डायमेंशन, गलत। यूनिटलेस क्वांटिटी के पास कहां से नॉन जीरो डायमेंशन आ गए भाई? नेवर हैव नॉन जीरो, बिल्कुल सही। मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी हमेशा डायमेंशन लेस रहेगी। डायमेंशन लेस रहेगी मतलब इसके नॉन जीरो डायमेंशन नहीं हो सकते, सारे डायमेंशंस क्या होंगे? जीरो। में है गलत, ये भी गलत। क्लियर है? तो जिसके पास यूनिट नहीं उसके पास डायमेंशंस नहीं, लेकिन जिसके पास डायमेंशन नहीं उसके पास यूनिट हो सकता है। क्लियर है? ये देखो अच्छा सवाल है, पढ़ो और जवाब दो इसका, लगाओ दिमाग। ऐसे सवाल पूछते हैं आपका टाइम खाने के लिए, कंसेप्ट इजी होता है लेकिन बोलते ये भी सही ये भी सही ऐसे लगता है। इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़ो, मतलब गलत कौन सा है बताना है, तो तुम सही पता करो, जो बच जाएगा वो गलत होगा। ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, बिल्कुल सही है ये। इसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। अरे डायमेंशन की डेफिनेशन लिखी थी ना। क्लियर है? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी। क्लियर है? ये पढ़ो, अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटी, बिल्कुल सही है ये। बेस क्वांटिटी को दूसरे बेस क्वांटिटी में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिकॉज बेस क्वांटिटी का बेसिक क्या है कि भाई इसको किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ही उसको क्या बोलेंगे? बेस क्वांटिटी। तो बोल रहा है बेस क्वांटिटी को दूसरे बेस क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। तीसरा, द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। ये ना कंफ्यूज हो रहा है मेरे को, ठीक है मैं चौथा पढ़ लेता हूं। द डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज इन अदर बेस क्वांटिटीज आर ऑलवेज जीरो, बिल्कुल सही है ये। किसी भी बेस क्वांटिटी का यूनिट अदर बेस क्वांटिटी में कितना होगा? जीरो, बिकॉज उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जो बच गया वो गलत है, गलत पूछा है तो यही जवाब होगा। ठीक है, अब इसको इलैबोरेट कर लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। मतलब ये क्या बोल रहा है कि हर डिराइव्ड क्वांटिटी में पूरे फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं। जैसे तुम वेलोसिटी की बात कर लो, तो वेलोसिटी में तो मास तो होता ही नहीं ना, तो वेलोसिटी में मास का पावर कितना है? जीरो। लेकिन अगर तू इसको सही बोलेगा तो इसके हिसाब से वेलोसिटी में सारे फंडामेंटल क्वांटिटी होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है? नेवर जीरो, नेवर जीरो इन एनी, एनी मतलब किसी भी
किसी भी क्वांटिटी में ये जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी तो जीरो है ना, किसमें? मास में। तो ये जो लिखा है वो गलत है और हमसे गलत पूछा है, तो वही तेरा जवाब होगा। बात समझ आ रही है? ठीक, आगे देखो, ये टू फिजिकल क्वांटिटीज, ये अच्छा सवाल है। वन इज वेक्टर, पहले वेक्टर देन स्केलर और दोनों का डायमेंशन सेम। बेटा क्या पता है आपको? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अच्छी जोड़ी है जो वेक्टर है और स्केलर है और दोनों के डायमेंशन सेम, m1 l2 t-2। तो यही आपका जवाब होगा। ओके, अच्छा, पावर और प्रेशर दोनों स्केलर है लेकिन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है, बिकॉज पावर में क्या है? वर्क बाय टाइम, और प्रेशर में क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इनके डायमेंशन सेम हो ही नहीं सकते। क्लियर है? अच्छा, ये देख, वर्क एंड एनर्जी दोनों के डायमेंशन सेम है लेकिन दोनों स्केलर है, तो ये भी गलत है। क्लियर है? अच्छा, इंपल्स, इंपल्स क्या होता है बेटा? इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम विच इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। लेकिन इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों वेक्टर है, लेकिन क्या पूछा है? वेक्टर, स्केलर और दोनों के डायमेंशन सेम। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये बताओ, पता नहीं एंगुलर वेलोसिटी में क्यों इंटरेस्ट है इतना ज्यादा एग्जामिनर को, इस पे बहुत सवाल आते हैं। लास्ट ईयर भी सवाल था, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो बहुत फेमस है, बहुत बार आ चुका है। एंगुलर वेलोसिटी कौन सा बेटा? m0 l0 t-1। देखो देखो, तीन चीजें रटवाई गई, थीटा, ओमेगा, अल्फा। सही है कि नहीं? थीटा का यूनिट, अल्फा ओमेगा का, इसका, ठीक है? ये डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t⁻0। ये क्या होगा? t⁻⁻1। ये क्या होगा? t⁻⁻2। तो इसका पूछा है m0 l0 t⁻⁻1। क्लियर है? ठीक, ये बोलो, बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। याद रखो बेटा, हर जगह टेंशन का मतलब फोर्स, सिर्फ एक को छोड़ के। हर जगह टेंशन का मतलब फोर्स, सिर्फ एक को छोड़ के, सरफेस टेंशन। टेंशन का मतलब, ये एनएलएम में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन का मतलब होता है फोर्स एंड सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं हो सकते, तो यही हमारा जवाब है। समझे? टेंशन का मतलब फोर्स, लेकिन सरफेस टेंशन का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स और फोर्स पर यूनिट लेंथ के डायमेंशन सेम नहीं हो सकते। क्लियर है? यहां आ जाओ, स्ट्रेस एंड प्रेशर दोनों के डायमेंशन बिल्कुल सेम है बेटा, बिकॉज स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। सिखाऊंगा मैं, ये इलास्टिसिटी में आएगा। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, एंड प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। याद रखना बेटा, स्ट्रेस, उसके बाद प्रेशर, प्रेशर, बाकी सारे मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये पढ़ेंगे हम, थ्योरी पढ़ेंगे इसकी डिटेल में। तो ये सारों का डायमेंशन कैसे होता है? सेम। कैसे होता है? सेम। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल सही बताया ना अभी। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन कैसे होता है? सेम। बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे पता करेगा? E बाय फ्रीक्वेंसी, एंड एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल टू mv/r। ये डायमेंशन हमने पता किए, तो इसके डायमेंशन पता कर, इसके डायमेंशन पता कर, ये दोनों डायमेंशन सेम आएंगे। ओके, अच्छा, एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क का यूनिट मीटर, रेडियस का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसका मीटर, ये भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो ये भी डायमेंशन लेस है। तो एंगल, स्ट्रेन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। क्लियर है? ठीक, यहां आ जाओ, ये बताओ डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। बेटा टॉर्क के डायमेंशन वर्क जैसे होते हैं, टॉर्क के डायमेंशन वर्क जैसे होते हैं। क्लियर है? बिकॉज टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क के डायमेंशन वर्क जैसे होंगे। क्या? m1 l2 t-2, m1 l2 t-2। क्लियर है? अच्छा, इसके पहले एक चीज बतानी थी मेरे को, क्या थी यार वो? हाँ ठीक है, ये देखो, हाँ एक चीज बतानी है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, ये सारे फंक्शंस कैसे हैं? डायमेंशनलेस। कैसे हैं? डायमेंशनलेस। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल बताओ। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, अच्छा लॉगरिथमिक लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ओमेगा टी प्लस अल्फा। समझे? तो ये सारे फंक्शंस कैसे हैं? डायमेंशनलेस। बेटा ये जो चीजें इसको इनपुट दी जा रही है ना, ओमेगा टी प्लस अल्फा, ए एक्स प्लस बी, ओमेगा टी प्लस अल्फा, इन चीजों को ना आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। जो इनपुट इन फंक्शन को दिया जा रहा है इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और हमेशा याद रखो इनका आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस है। समझे? इसका आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस है। और हमेशा याद रखो जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगा उसके डायमेंशन को हम 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1, बिकॉज m टू द पावर 0 0 नहीं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। डायमेंशनलेस क्वांटिटी को इज इक्वल टू 1 रख देना। कौन कौन डायमेंशनलेस है बोलो? और इन सभी के आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब इसको जो इनपुट दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये सॉल्व कर लिया हमने। अच्छा ये सॉल्व करो, बहुत अच्छा सवाल है। क्लियर है? तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है सर? रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर। सब्सटेंस की डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या आएगा? डायमेंशनलेस। कोई तकलीफ? ये बोलो। डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देख भाई 36 हो गए ना, 36 हो गए ना, 37। देख हम मान ले दो मास रखे, दो मास रखे m1 एंड m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। कितना है? d। तो इन दोनों में ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक फॉर्मूले से दिया जाता है, दैट इज Fg इज इक्वल टू, बोल, g d²। मानता है? अब ध्यान से सुन, मान ले दो चार्ज रखे, दो चार्ज रखे, कौन से? Q1 एंड Q2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो इन दोनों चार्ज के बीच ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया जाता है K Q1 Q2 बाय d²। सेम वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। दो मास को तू पानी में रख, हवा में रख या रॉकेल में रख के काड़ी लगा दे, उसके बीच का फोर्स चेंज होने वाला है नहीं। लेकिन दो चार्ज को तू किस मीडियम में रखता है इस हिसाब से तेरा फोर्स चेंज हो जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम से चेंज नहीं होता। अगर मीडियम से चेंज हो जाता तो बारिश जब गिर रही है तो सूरज और अर्थ नजदीक आ जाते, बारिश हो रही है, ऐसे होता है क्या? नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहां जो कांस्टेंट है ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की जगह अपन एक वैल्यू रखेंगे तो Fe इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d²। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस पे डिटेल में बात होगी, अभी के लिए तू इक्वेशन रट लेगा। बोलेगा दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d²। बेटा दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। क्या बोलेंगे इसको? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इट इज काइंड ऑफ परमिशन, इट इज काइंड ऑफ परमिशन गिवन बाय मीडियम। ओके, क्या होगा वो टॉपिक में बताऊंगा। ओके तो ये इससे ना एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन मिल जाएंगे, और इससे किसके डायमेंशन मिल जाएंगे? g के। किससे मिल जाएंगे? g के। तो यहां g के पूछा है तो g के डिड्यूस कर लेंगे। तो बता g क्या आ जाएगा? g विल बी, ध्यान से देख, ये d² इधर ले ले, f इंटू d², सही है ना? f इंटू d² बाय m1 m2। कोई तकलीफ है क्या? ठीक है, इसके डायमेंशन रट लेना, है बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। फोर्स के डायमेंशन बोलो, m1 L1 T-2, डिस्टेंस स्क्वायर L2। अरे मानता है कि नहीं? डिस्टेंस स्क्वायर के डायमेंशन L2। ये मास है, ये मास है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर मतलब m टू दी पावर 2। इसको सॉल्व कर ले भाई, बोल
ये +2 पर जाके -1, तो m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2, तो -1 3 -2 रट ले उसको, -1 3 -2, -1 3 -2, तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन। 2 किलोग्राम प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 5 वॉट। किलोग्राम इंटू मीटर, किलोग्राम